प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्प्रिंग 16 का। ये है जी हमारा क्वालिटी इंटरप्राइज का। इसको देखते हैं। कहता है जी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर क्वालिटी इंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। हमने इनडायरेक्ट मेथड के जरिए क्या करनी है, क्वालिटी इंटरप्राइज की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है जी इसका, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट टुगेदर विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। उसने हमें उसके एक्सट्रैक्ट्स गिवन किए हैं, ओपनिंग मतलब उसने इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स गिवन किए हैं और उसने हमें उसकी बैलेंस शीट वगैरह गिवन की है और हमने इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। इसमें है कि प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन ये है, अदर इनकम ये है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ये है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है, इनकम टैक्स एक्सपेंस ये है और प्रॉफिट फॉर द ईयर ये है। इतनी बात से मुझे एक चीज़ तो समझ आती है कि मेरे लिए जो रेलेवेंट फिगर है जिससे मैंने सवाल स्टार्ट करना है वो है ये वाली प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम हमेशा सवाल को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट है। इसमें हमारे पास पीपीई है, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है और जाहिर लग रहा है बैलेंस में इंक्रीज है। इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड बैंक है। अच्छा जी, कैश एंड बैंक में ओपनिंग हमारे पास ये है और क्लोजिंग हमारे पास ये है जी। ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद है जी ऑनर कैपिटल्स अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट। अगर आप गौर करें तो ये जो कैश फ्लो है ये इंडिविजुअल का बना रहे हैं, इसमें कंपनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें शेयर कैपिटल वगैरह नहीं है। लेकिन आपका सिलेबस जो है वो मेनली कंपनी की कैश फ्लो से डील कर रहा होता है। तो प्रैक्टिस के लिए सवाल ठीक है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि अगर शेयर कैपिटल इन्वॉल्व ना हो, वैसे ही कैपिटल इन्वॉल्व हो तो किस तरह हम उसको लेके चलेंगे। बट आपको प्रोबेबली शेयर कैपिटल का ही सवाल आएगा। उसके बाद अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, सरप्लस है, बैंक लोन है। उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ओपनिंग बैलेंस है। ये उसने हमें उसकी बैलेंस शीट गिवन की है जो बैलेंस चल रही है। ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट इन द पीपी इंक्लूड डेप्रिसिएशन है इतनी की, मशीनरी कैरिंग अमाउंट थी उसकी ये इतने की सॉल्ट की गई है। फैक्ट्री बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू थी 5.6 थी, उसकी हमने रीवैल्यू करके 8 मिलियन कर दी है। ऑफिस बिल्डिंग जिसकी प्रीवियस हमने रीवैल्यू किया था वो हमने उसकी कैरिंग अमाउंट के ऊपर मतलब इतने की हमने डिस्पोज ऑफ कर दी है। फर्दर कहते हैं द ओनर ऑफ क्यूई विड्रॉ रुपीज 3 लाख पर मंथ, 3 लाख पर मंथ उसका विड्रॉल है। द अमाउंट वर डेबिटेड टू अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट, मतलब इस प्रॉफिट पे वो डेबिट कर रहा है 3 लाख पर मंथ। और ये हम 12 महीने का बना रहे हैं तो ये तो इसकी ड्राइंग्स कहलाती हैं। जो ऑनर का विड्रॉल होता है वो उसकी ड्राइंग्स कहलाती हैं। तो हम इसको कर लेंगे 3 लाख पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास एनुअल ड्राइंग आ जाएगी। उसके बाद ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 2 लाख। जो हमने बैड डेट राइट ऑफ की है वो 2 लाख है। जो प्रोविजन थी हमारी वो इस साल की एंड की 4 लाख थी और ओपनिंग हमारे पास ये थी। तो हम डेटर का ग्रॉस अकाउंट बना के इसमें से इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डेटर निकाल लेंगे। उसके बाद द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून एवरी ईयर। हर 30 जून को हम इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक का। द बैंक लॉज वन ऑब्टेन ऑन 1 नवंबर 2015। 1 नवंबर 2015 को हमने बैंक लोन लिया था। अच्छा, ईयर एंड है 31 दिसंबर, हमने लिया था 1 नवंबर 2015 का, मतलब 2 महीने हमें लोन लिए हुए हैं। तो सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट जो है हमने एक्रू किया है और वो हमने ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में शामिल किया हुआ है। जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था हमने कहा था कि ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में ये जो इंटरेस्ट होगा ये हम नहीं लेके जाते, इसको हम सेपरेट लेके चल रहे होते हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट कोई नहीं हुई, वो तो अगले साल 30 जून को होगी। जो इंटरेस्ट एक्रू है वो हमें यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। और उसके बाद है अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ ₹398,000 एट एज एट 31 दिसंबर 2015। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹96,000। ओपनिंग उसने हमें गिवन किया है, क्लोजिंग गिवन किया है और जो इस साल की इसकी इनकम है ये इसने हमें गिवन किया है। तो ये सवाल है, काफ़ी इजी सा सवाल है, बट चूंकि ये इंडिविजुअल से डील कर रहा है तो हम इसको ज़रा ट्राई करते हैं कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना। यहाँ आ जाएगा जी, नाम है इसका क्वालिटी इंटरप्राइज।
हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। और आपको पता है हमारा फॉर्मेट जो है उसमें हम दो कॉलम में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास रुपीज़ इन थाउजेंड, जो इसने हमें गिवन किया है हम वही ले लेंगे, रुपीज़ इन थाउजेंड। और ये आ जाएगा, हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अच्छा, ये हमने जो एक कॉमन थीम डेवलप किया था कि हमने मार्क्स सिक्योर करने हैं, हमें सवाल तो पूरा करना है बट हमने मार्क्स सिक्योरिंग टैक्टिक्स के ऊपर काम करना है। तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि हम जो एरिया जिसमें मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं पहले वो लिखें। तो आप मतलब पहले पेज पे आप लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे पेज पे आप लिखेंगे जाके कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और वही आपके दो कॉलम चलेंगे रुपीज इन थाउजेंड वाले। और इसमें कुछ लाइनें आप छोड़ दीजिएगा, 5-6 लाइनें छोड़ के, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कैश लॉस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसकी भी कोई आप 4-5 लाइनें छोड़ के आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लीजिएगा, बिकॉज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आपको 1 या 2 नंबर मिल रहे होते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लिख लेंगे यहाँ करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, एट स्टार्ट ऑफ ईयर लिख लेते हैं बिकॉज बिगिनिंग स्पेलिंग भूल गई। और यहाँ पे हम लिख लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ ईयर। इतना जी हम इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालते हैं। ओपनिंग कितने हैं, क्लोजिंग कितने हैं। ओपनिंग मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है क्लोजिंग पे, वो है 3996। इसके अलावा कोई भी सवाल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर गिवन नहीं है। तो 3996 मेरे पास है जी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है मेरे पास 3996। ओपनिंग हमारे पास कितने हैं ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास 4 कैश इन हैंड था और 27 का हमने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ था। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 हमारे पास था कैश इन हैंड, 27 हमारा ओवरड्राफ्ट था। तो नेट जो है था हमारे पास ओपनिंग वो 23 का आ रहा था, 23 हमारे पास कैश आउटफ्लो था। इसको अगर हम यहाँ पे कर ले तो हमारे पास आ जाएगा कि जो इस साल का नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश फ्लो है वो आ जाएगा। हम लिख लेते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश फ्लोस। तो वो कितना आएगा हमारा, देखें जी 3 मसला है 3996, इसमें से लेस कर दें आप, नहीं इसमें ऐड करेंगे आप, आपका 3996 है, इसमें ऐड करें 23, कितना बनता है ये, यार क्या मसला है।
3996 एड 23 4019। ये जो 4019 है ये मेरा क्या होगा, टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर है। तो जब हम तीनों अपनी एक्टिविटीज कैलकुलेट कर लेंगे तो उन तीनों एक्टिविटीज का सम जो होगा वो हमारा 4019 के बराबर आ रहा होगा। तो इस तरह से हमने करने। अब ये चीज़ करने के आपको सिंपल विदाउट कैलकुलेशन है। इस चीज़ करने के आपको एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स मिल सकते हैं वर्किंग की हद तक। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी एक्टिविटी जो आ रही है जो आसान होती है हमारी नॉर्मली, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तब चूंकि ये इंडिविजुअल तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान होगी। हम इक्विटी में चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब क्या पंगा नहीं। अब आप देखें, इसका ओपनिंग कैपिटल है 10,703 का, क्लोजिंग कैपिटल है 14,219 का। इसका मतलब इसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। अब कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब है वो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। कितना उसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हम देख लेते हैं। 3,516। तो ये 3,516 क्या है, न्यू कैपिटल इंजेक्टेड या न्यू एडिशनल कैपिटल इसको हम कह सकते हैं। तो उससे आप इसको निकाल सकते हैं कितना इसका इनफ्लो हुआ। तो आप ले सकते हैं इसका एडिशनल कैपिटल। कैलकुलेशन शो कर दें, 14,219 लेस 10703 और इसका जो जवाब आया था वो था 3516। और 3516 से क्या हुआ होगा, हमें कैश इनफ्लो हुआ होगा। 3516 से ये हमारा कैश इनफ्लो है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, आपने ओपनिंग लोन कोई नहीं था, आपने लोन लिया तो डेट फाइनेंसिंग किया। तो लोन जो लिया होता है वो भी हमारा किस में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। और जो न्यू लोन लिया है 6,000 रुपये का वो भी इसमें से आ जाएगा। उसके बाद है जी, इसने यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्राइंग्स की थी। अब ड्राइंग्स जो होती हैं वो तो कैपिटल में से जाती हैं और ड्राइंग्स हमारा क्या होता है, कैश आउटफ्लो होता है। तो ड्राइंग्स आप कर लें। उसने क्या है 3 लाख पर मंथ है, तो इसको आप करें 3 लाख रुपये पर मंथ, कितना बनेगा 3600 की इसकी ड्राइंग्स हैं, वो इसमें से हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका नेट कैश फ्लो आ जाएगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3516 प्लस 6,000 लेस 3600। 5916 क्या है इसका, 5916 ये क्या है इसका कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंशियल एक्टिविटी है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक हमारे पास बड़ी आराम से आ गई। इसमें तो इजी कैलकुलेशन थी, इसमें ऐसा कोई हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब उसके बाद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉर्मली जो है हमारा पीपीई का भी बीच में आ रहा होता है, और जो हमने इन्वेस्टमेंट की हो वो आ रहा होता है, या इन्वेस्टमेंट की जो इनकम वगैरह होती है वो आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इन्वेस्टिंग में क्या कुछ है। अब आप देखें, गौर कीजिएगा कि सबसे जो आसान चीज़ विदाउट कैलकुलेशन है वो ये है कि इसने एक मशीनरी बेची जिससे इसको कैश इनफ्लो हुआ ये, और एक बिल्डिंग बेची जिससे इसको कैश इनफ्लो हुआ ये। तो 2599 और 3440 का इसको कैश इनफ्लो हुआ है। तो भाई मुझे तो इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व ही लगती ही नहीं। हम लिख देंगे सिंपल, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। वो कितनी है अभी हमने देखी है, 3440 और 2599। 3440 और 2599 ये कितना बनेगा, 3440 2599 6039। 6039 क्या है इसका,
कैश इनफ्लो है फ्रॉम दिस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की जरा यहाँ देखें, यहाँ पे विदाउट एनी कैलकुलेशन आप बता सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आ रहा है। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज है, इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, कैश आउटफ्लो होगा। अब कितने से कैश आउटफ्लो है देख लेते हैं। ओपनिंग थी हमारी 6498, क्लोजिंग है हमारी 7645, इतना हुआ 1147। 1147 से हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, तो ये क्या होगा, हमारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इतना आउटफ्लो था 1147 का, हम यहाँ लिख लेंगे जी 1147 से हमारा कैश आउटफ्लो था। तो दो चीजें हमारी यहाँ पे आराम से हो गई हैं। उसके अलावा पीपी का अकाउंट है जिसमें थोड़ा पंगा लग रहा है, लेकिन पीपी के अकाउंट से पहले हम एक और वर्किंग कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हुई है, एक्चुअल में जो मुझे कैश रिसीव हुआ है, हम उसकी वर्किंग करके उसका भी इनफ्लो लिख सकते हैं। अब देखिए जी, उसने बताया है कि इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो हमारी रिसीवेबल्स में आ रही है, जिसका ओपनिंग बैलेंस 80 था, क्लोजिंग बैलेंस उसका 96 है। तो आप इसका यहाँ पे अकाउंट बना लें बेशक। देखिए ओपनिंग बैलेंस आपका 80 है, क्लोजिंग बैलेंस आपका 96 है। उसने कहा है जो इनकम आपको रिसीव हुई है वो है 398। इसे आप क्लोज कर लें, आपको मिलेगा कि आपको कैश कितना रिसीव हुआ है। तो 80 जमा 398 478, यहाँ भी आ गया 478 में से लेस किया 96, 382 बैलेंसिंग फिगर है, और ये क्या होगी, हमारी कैश की फिगर होगी। इतना मुझे इन्वेस्टमेंट इनकम से कैश रिसीव हुआ। ये है मेरी इनकम फॉर द ईयर, ये मुझे क्या हुआ है, कैश रिसीव हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये कितना है, हमने निकाला अभी 382। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफ्लो आ जाएगा। तो तीन चीजें हमारी होगी। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है पीपी का अकाउंट बनाना। अब पीपी के अकाउंट में इसका बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या पंगा क्या पंगा नहीं है। पीपी का अकाउंट बना के देखते हैं जी। ओपनिंग बैलेंस उसने हमें गिवन किया है 11845, क्लोजिंग बैलेंस उसने गिवन किया हमें 19628। ये दो उसने हमें बैलेंसेस गिवन किए हैं। और आपको पूरी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अकाउंट है ये नेट बुक वैल्यू पे चल रहा है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, वो कितनी है हमारी 5280 है। हमें ये यहाँ लिखनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन लिख लो, डेप्रिसिएशन है जी 5280। उसके बाद हम यहाँ पे चार्ज करेंगे डिस्पोजल, और डिस्पोजल आएगा कि जिस वैल्यू पर डिस्पोज किया है। एक डिस्पोजल है 2481 का और एक डिस्पोजल है 2599 का। डिस्पोजल है हमारे पास दो, एक की वैल्यू 2481, दूसरे की वैल्यू 2599। इसको हम जमा कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्पोजल कितना बनता है। तो 2481 जमा 2599, ये बनता है 5080। 5080 का हमने क्या किया है, डिस्पोजल किया है। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद है एक इसकी रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। वैल्यू हो गई है 8000, पहले थी 5963, तो 8000 लेस 5963 कितना बना 2037। 2037 तो है हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस, 2037 सरप्लस आ गया। इसके अलावा और पीपी में कोई मूवमेंट है, और पीपी में मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब हम इसे क्लोज करते हैं, हमारे पास एडिशन आ रही है, कितनी आती है। तो अभी कर लेते हैं 5280 जमा 5080 जमा 19628, कितना हुआ 29988, 29988। इसमें से लेस कर दो 11845
एंड 2037 16106 की क्या है हमारी बैलेंस शीट फिगर आ रही है 16106 की। तो ये क्या होगा हमारा एसेट परचेज होगा, ये हमने न्यू परचेजिंग की है। अब न्यू परचेज की इससे हमारा क्या हो रहा होगा, कैश आउटफ्लो हो रहा होगा। तो कैश आउटफ्लो हमारा कितना आ रहा है, या परचेज ऑफ न्यू एसेट, आप वर्किंग का रेफरेंस दे सकते हैं, परचेज ऑफ न्यू पीपीई, ये था जी हमारा 16106। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं था, इसको आप सम कर लो, आपको आ जाएगा इसका कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना है। तो 6039 लेस 1147 प्लस 382 लेस 16106, ये बता दी 10832 10832, और ये नेगेटिव है बिकॉज ये क्या है हमारा नेट कैश आउटफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बड़ी शॉर्ट कैलकुलेशन में हमारा दो एक्टिविटीज जो हैं वो आराम से कैलकुलेट हो गई हैं। अब ये चीज करना इस तरह आप आराम से अपने यहाँ कर सकते हैं, मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, इसलिए इसमें आपको ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ना हमारी उसमें थोड़ा सा पंगा होता है लाजमी, क्योंकि वो लंबी होती हैं। तो वो आप अगर ये चीज करके हैं, लेट्स सपोज 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपकी ये दो चीजें हैं ना क्लियर, तो आप अगर इसके जाके एग्जाम मार्किंग स्कीम अवेलेबल हो, आपने 1 से 2 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर लिए होंगे, आपने 3 नंबर यहाँ पे सिक्योर कर लिए होंगे, और आपने कुछ 4 के करीब नंबर यहाँ पे सिक्योर कर लिए होंगे। तो 4 3 7 7 8 9 नंबर आपने यहाँ पे सिक्योर कर लिए हैं इन एक्टिविटी से। तो भाई 8 नंबर तो आप सिक्योर करके बैठे हो, 8 9 नंबर, 18 में से कुछ भी नहीं किया, 8 9 नंबर सिक्योर है, कोई इसमें कम्प्लेक्स वर्किंग इन्वॉल्व नहीं थी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेट्स सपोज आपकी 80% भी ठीक हो गई है ना, अगर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी 80% भी ठीक हो गई है तो भाई 15-16 नंबर ठीक आ जाएंगे आपके। तो बैलेंस, कोशिश तो है बैलेंस करो, अगर बैलेंस नहीं होता तो सॉर्ट आउट करो कि बैलेंस क्यों नहीं हो रहा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि बैलेंस क्यों नहीं हो रहा। लेकिन कोशिश करके आपने क्या करना है, अपने इसको बैलेंस करना है वहां पे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आपको लग रहा है पहले कर सकते हैं, पहले कर लें, अगर आपको नहीं लग रहा, आपको डाउट है कि उसमें वर्किंग ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप वो बाद में कर सकते हैं। बट ऐसे होता है कि कुछ प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम फर्दर करेंगे, कुछ में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत आसान होती है, मतलब उसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, कुछ में बहुत मुश्किल होती है। तो वो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन की नेचर के ऊपर, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि हमेशा ऑपरेटिंग ही पहले करो, या ये भी रिकमेंडेड नहीं है कि हमेशा ऑपरेटिंग लास्ट पे करो। ये आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, एग्जाम प्रेशर के ऊपर और आपके प्रिपरेशन के ऊपर इस चीज़ को हम कॉन्टिजेंट कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरू करते हैं। पहले आ जाएगा हम हमारी हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम शुरू करेंगे, ये है हमारे पास 7659, आप इसको यहाँ पे शुरू कर लें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 7659, ये है जी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट में सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है ना, जो आप लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, वो है डेप्रिसिएशन। बिकॉज डेप्रिसिएशन हमने वहां पे लेस की होती है, ये आपने यहाँ करनी है, ऐड करनी है। तो कितनी हमारी डेप्रिसिएशन थी, कहाँ गया, 5280, ये हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन आ गई 5280, नंबर 1। नंबर 2 इसमें आ जाएगा, यहाँ पे हम चलते हैं अदर इनकम। अच्छा, इसने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस किया हुआ है 100 का, इसको हम ऐड बैक करेंगे बिकॉज हमें इंटरेस्ट पेड चाहिए होता है। तो इंटरेस्ट पे एक्सपेंस इसने लेस किया हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है हम क्या कर देंगे, 100 का ऐड बैक कर देंगे। हमारा क्या होता है, हमने इंटरेस्ट पेड निकालना होता है।
फिर यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया था, तो हमने इन्वेस्टमेंट इनकम ये निकाली थी। अब ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है अकाउंटेंट ने क्या की होती है, अदर इनकम में डाल दी होती है, बट चूंकि हमने तो कैश इनफ्लो लेना है, ये तो इसने पूरी इनकम बताई है, तो ये इनकम हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लेस होनी चाहिए, बिकॉज इसका जो कैश इनफ्लो है वो हम ले चुके हैं कितना है, और ये इनकम यहाँ पे नहीं आएगी, तो इन्वेस्टमेंट इनकम ये वर्किंग बनी हुई है, ये आप यहाँ पे लेस करवा दो। उसके बाद आप देखें, आपको एक डिस्पोजल के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, ये वाला आपने 2481 का प्लांट थी, मशीनरी थी, वो 3440 की बेची है, तो 3440 लेस 2481 आपने 959 से प्रॉफिट चार्ज किया था, और वो भी आपने अपनी अदर इनकम में लिखा होगा, तो वो प्रॉफिट था, तो वो भी क्या होगा आपका यहाँ पे लेस होना चाहिए, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। तो वो आपने इनकम बनाया था, और ये इनकम नहीं होती क्योंकि हम इससे कैश फ्लो ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा लेस हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे लेस हो गई हैं। अब यहाँ पे बैड डेट्स का पॉइंट रह गया और उसकी ही हमने एडजस्टमेंट करनी है। अब बैड डेट्स का हम यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 550 था, क्लोजिंग हमारे पास कितना है 400 है, और जो हमने प्रोविजन बनाई है वो 200 की बनाई है। तो ओपनिंग हमारे पास 550, क्लोजिंग है हमारे पास इधर गया 400, जो हमने प्रोविजन फॉर द ईयर बनाई है, नहीं इसने कहा है कि प्रोविजन नहीं, इसने कहा है कि जो हमने राइट ऑफ किए हैं, राइट ऑफ जो हमने किए हैं वो 200 के किए हैं, मतलब ये हमने इसको एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है। तो कर लो कितना बनता है, 600 ये बनता है, और 600 यहाँ पे आ गया। जो हमारा बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो बनेगा 50 का, ये हमने एक्सपेंस आउट किया होगा बैड डेट एक्सपेंस। तो ये बैड डेट एक्सपेंस है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे एड बैक हो जाएगा, बिकॉज हमें ये अलाउ नहीं होते। बैड डेट एक्सपेंस 50 का हमने यहाँ पर एड बैक कर लेना है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई और इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो रही। अदर इनकम हो गई हुई है, इंटरेस्ट एक्रू है वो हमने करना है, बैड डेट्स है, ड्राइंग्स हो गई है, और इसमें नहीं है, तो यही आ रही है, इसके अलावा तो नहीं है। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं और बताएंगे हमारा कितना बनता है कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो देखते हैं जी, 5280 जमा 100 लेस 398 लेस 959 प्लस 50, ये बना दी 4073। 4073 आप ऐड कर दो, प्रॉफिट में कितना बनता है 7659, ये बनेगा 11732, 11732। ये है जी आपका कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले जो आपका कैश फ्लो है वो ये है। अब हम लेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में चेंजेस में आपके पास देखें एसेट साइड्स में कौन से हैं और लायबिलिटीज में कौन से हैं। इन्वेंट्री है और रिसीवेबल है। ओपनिंग इन्वेंट्री 3000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी ज्यादा आपकी, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। इसका मतलब ये तो हमारा आउटफ्लो कंसीडर होता है, तो हम ले लेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, लिख लेते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना है देख लेते हैं, 46423073, 4642 लेस 3073, ये जो इंक्रीज है वो हमने यहाँ पर लेस करवाना होता है। उसके बाद है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में एक छोटी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो क्या है
जस्ट गिव मी सेकेंड। हाँ जी, इसने कहा है कि ये .5 में कि जो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं उसमें हमने इन्वेस्टमेंट इनकम भी शामिल की हुई है। अब ये है आपके ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम इसने शामिल की हुई है। तो पहले हमने इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम जो शामिल है ओपनिंग क्लोजिंग वो लेस करनी है, फिर इसमें से हमने जो प्रोविजंस हैं वो ऐड करके हमने नेट इम्पैक्ट लेना है। तो इसका हम जरा अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स का किस तरह से बनेगा। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, हमारे पास आ जाएगा जिसका ब्रॉड डाउन, हमारे पास आ जाएगा इसका कैरी डाउन। ओपनिंग है हमारे पास 3865, 38, इसमें एडजस्टमेंट करनी है, और क्लोजिंग है हमारा 2273, क्लोजिंग किधर गया, 2273। इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इनकम शामिल की है वो एडजस्ट कर दो, मतलब ये 80 शामिल है ओपनिंग में, 96 शामिल है क्लोजिंग में, ये दोनों इसमें से लेस कर दो आप। तो इसमें से 80 लेस हो जाएगा, इसमें से 96 लेस हो जाएगा, और इसमें हमने जो प्रोविजंस क्रिएट की हुई हैं वो हमें क्या करनी पड़ेंगी, वो हमें ऐड बैक करनी पड़ेंगी, बिकॉज हमने ग्रॉस डेटा लेके चल रहे हैं। तो ओपनिंग प्रोविजन 550 की क्रिएट हमने की थी, इस हाथ से लिखी हुई है, यहाँ पे ऐड बैक कर दो, और क्लोजिंग प्रोविजन है हमारी 400 की, वो यहाँ पे ऐड बैक कर दो। तो आपके पास आ जाएगी आपके ग्रॉस डेटर कितने बनते हैं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो 3865 जमा 550, 4415 लेस 80, ये बना दी 4335, 4335। क्लोजिंग की बात करें 2273 लेस 96 जमा 400, ये बन गया हमारे पास 2577, 2577। आप इसे यहाँ पे क्लोज करें 4335 और यहाँ पे क्लोज करें 4335। और दूसरा हमने बैड राइट ऑफ किए हैं, जो हमने राइट ऑफ फॉर द ईयर किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे 200 के। तो आप इसको एडजस्ट कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा 4335 लेस 200 और लेस 2577, तो 1558। ये 1558 से आपको क्या हुआ है, ये कैश रिसीव हुआ होगा, यानी इस वैल्यू से मेरे डेटर डिक्रीज हो रहे हैं। तो डेटर डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कैश इनफ्लो। तो ये 158 कैश रिसीव हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी डिक्रीज इन डेटर का नाम देके हम ये कैश इनफ्लो लिख सकते हैं, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। अभी हमें इसकी वैल्यू मिली है, हम लिख सकते हैं 15 कितनी थी 1558, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए डेटर डिक्रीज होने से कैश इनफ्लो होता है, और वो इस अकाउंट से साबित भी हो गया कि डेटर डिक्रीज कैश इनफ्लो, डेटर इंक्रीज होता तो हमारा कैश आउटफ्लो होता, हमारा पैसा फंस जाता है। तो यहाँ पे आ गया। इन्वेंट्री का भी हम बैलेंस निकाल लेते हैं, 4642 लेस 3073, ये बनेगा 1569। अब 1569 से इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हुई है, तो वो हमारा कैश क्या हो रहा होगा, आउटफ्लो हो रहा होगा। तो हम ले लेंगे 1569 से हमारा कैश आउटफ्लो रिकॉर्ड हो गया। तो हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं आएगा, इनकम टैक्स पेबल इसके बाद है। हमारे पास एक रह गया है, वो है ट्रेड एंड अदर पेबल्स। ट्रेड एंड अदर पेबल्स के बारे में इसने यहाँ पे बात बताई थी कि इसमें सिर्फ इंटरेस्ट की जो अमाउंट है ना, वो इसने शामिल की हुई है क्लोजिंग इंटरेस्ट में। ट्रेड एंड अदर पेबल्स के जो क्लोजिंग वैल्यू है उसमें इसने इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल की हुई है। तो सिंपल है, हम इंटरेस्ट की अमाउंट है तो हम उसमें से लेस कर देंगे, और इंटरेस्ट उसने हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, वो 100 रुपये का ही इंटरेस्ट आता है। तो भाई इसमें सिंपल सी बात है, आप देखें
आपके पास था ओपनिंग बैलेंस 4953, आप पहले कर ले 3337, ये है आपके पास क्लोजिंग बैलेंस। इसमें इंटरेस्ट शामिल है, इंटरेस्ट लेस कर दो, ये है आपके पास विदाउट इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस था आपका 4953, इसका मतलब 1716 से आपकी लाइबिलिटीज में डिक्रीज आया है। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी का मतलब है कैश आउटफ्लो, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा 1716, ये होगा डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। वर्किंग आपने शो करनी हो आप कर सकते हैं, वर्किंग शो 3337 प्लस 100, और इसको आप कंपेयर कर लें ओपनिंग के साथ, वो था हमारा 4953। तो आपको मिल जाएगा कि इतनी वैल्यू से आपका डिक्रीज आया है। तो ये है जी हमारा ये, इसमें से हम इसको एडजस्ट करते हैं 11732 चला गया है, इसमें से लेस करना है हमने 1569, ऐड करो 1558, लेस करो 1716, ये बनेगा जी 10,005, 10,005। ये हम क्या देंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसे हम ये भी कह सकते हैं नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, इसे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। इसके बाद टैक्स पेड, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड आता है। अब इंटरेस्ट तो इसमें अभी पे है नहीं, वो उसने कहा है कि वो हर साल की 30 जून को होगा, वो कहानी खत्म हो गई। टैक्स की पेमेंट की बात है तो टैक्स की पेमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। टैक्स का यहाँ पे आप सिंपल सा अकाउंट बना लें, सिंपल सी बात है। आपके टैक्स की ओपनिंग वैल्यू है पेएबल 994, ये गिवन है आपको। क्लोजिंग वैल्यू है आपके 1300, ये आ गई। टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो है आपका 1376, तो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा आपका 1376। इसको सॉल्व कर लें, 994 जमा 1376, ये बना जी 2370, ये भी आ गया 2370, इसमें से लेस कर दो आप 1300, तो 2370 लेस 1300, ये बनेगा 1070। तो ये जो 1070 है ये है हमारा एक्चुअल में टैक्स पेड। तो यहाँ पे आप लेस कर दो जी टैक्स पेड, कितना आया था 1070, ये लेस करो, इसके अलावा तो हमारे पास कोई है नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 10,005 लेस 1070, ये बना जी 8935। इसे कहते हो आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका सम कर लो 8935, ये आपका ऑपरेटिंग से आया, आपका फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग से गया 10,823, 8935 लेस 10832, ये बना जी नेगेटिव 1897। इसमें इनफ्लो है 5916 का, इसमें ऐड कर दो 5916, जवाब है जी 4019। इसका मतलब ये जो मैंने निकाला था ये मेरा बैलेंस हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस डी, तो ये आप सी आपका हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। तो ये सवाल था, इसमें से हमने अपना जो अकाउंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई
और वो हमारी बैलेंस भी हो गई। तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन था, गालिबन इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए थे 33 मिनट चाहिए थे। तो हमने विद डिस्कशन चीज़ों को समझ के अराउंड हमने ये 40 मिनट में किया है, क्योंकि चीज़ों को मैं साथ समझा भी रहा था। तो ये सवाल है, अच्छा सवाल था, प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। स्प्रिंग 16 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन था कैश फ्लो से रिलेटेड। इसमें कोई सवाल वगैरह है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।